22 अप्रैल को इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल एग्जाम का रिजल्ट आया। बात हो रही है यूपीएससी की, जिसमें 1000 से ज्यादा स्टूडेंट सिलेक्ट हुए और बस 180 ही आईएएस बने। बट डू यू नो कि कितने बच्चों ने ये एग्जाम अटेम्प्ट किया था? 9,90,000 से भी ज्यादा। India, every year, 1 million candidates lie to sit what's said to be one of the toughest exams in the world. यूपीएससी एक ऐसा क्रेज है जो जितने सक्सेस स्टोरीज बनाता है उससे लाखों फेलियर स्टोरीज बनाता है। शादी छूट गई, गर्लफ्रेंड छूट गई और एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया, डिप्रेशन हुआ। इंडिया में ऐसे सीन्स देखना बिल्कुल नॉर्मल बात है, जहां सरकारी नौकरी का क्रेज एक रैट रेस बन चुका है। सोचने जैसी बात है कि इन स्टूडेंट्स में से कितने हैं जो सही रीजंस के लिए ये एग्जाम दे रहे हैं और कितने हैं जो सिर्फ पैसा, पावर और रुतबे के लिए यहाँ हैं। बट नो मैटर व्हाट द रीजन, सरकारी नौकरी इज नॉट जस्ट अ जॉब, इट्स एन इमोशन। भारत में सरकारी नौकर बनना एक नेशनल इवेंट क्यों है? इसमें समाज की, सरकार की और हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की कितनी बड़ी गलती है? ये है दुनिया की सबसे बड़ी रैट रेस, a race for stability, a race against time, a race with lakhs of people just like us for just one seat. Chapter 1, the exams that rule India. If you think हम आजाद हैं, then think again. क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स आज कुछ इस तरह जी रहे हैं। चलिए नंबर्स की बात करते हैं। हर साल यूपीएससी के लिए अराउंड 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं। फाइनल सिलेक्शन सिर्फ 1000 का। रेलवेज के ग्रुप सी जॉब्स जैसे क्लर्क्स, हेल्पर, स्टेशन मास्टर के लिए 2018 में सिर्फ 90,000 वैकेंसीज थी और अप्लाई करने वाले 2.8 करोड़। यस, यू हर्ड दैट राइट, 2.8 करोड़। दैट्स मोर देन द करंट पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और जब अग्निवीर रिक्रूटमेंट खुली तो भर्ती से ज्यादा भीड़ और लाठीचार्ज की हेडलाइंस बनी थी। हमारा टेक चाहे जितना भी अपडेट हो चुका हो, हमारे करियर प्लान्स अब भी 1990s की ब्लूप्रिंट पर चल रहे हैं और इन एग्जाम्स की लिस्ट बस लंबी होती चली जा रही है। स्टूडेंट्स आजकल हर चीज का फॉर्म भरते हैं और कुछ लोग तो फॉर्म भरने के बाद सिलेबस देखते हैं कि इस एग्जाम में एक्चुअली आता क्या है। हर जगह सिर्फ लाइन है, फॉर्म भरने के लिए लाइन, एग्जाम देने के लिए लाइन और उसके बाद रिजल्ट देखने का एक लंबा इंतजार। कोई पैशन नहीं, कोई एक्सप्लोरेशन नहीं, बस एक कुर्सी, एक बैच और एक परमानेंट का ठप्पा। और ये भूख शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भी नहीं। आफ्टर ऑल इट्स गुड टू बी हंग्री एंड टू वर्क टू बेटर योरसेल्फ। असली इशू तो इस भूख को मिटाने का तरीका है, सिलेक्शन रेट्स का है और इस लिस्ट में सिर्फ एक बार अपना नाम देख सकें इसलिए किए गए सैक्रिफाइसेस का है। यूपीएससी एग्जाम के लिए अपीयर करना अपनी किस्मत के साथ गैम्बल करने जैसा है। I'll tell you what I mean. इस एग्जाम की तैयारी के लिए स्टूडेंट्स 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, टेस्ट सीरीज लगाते हैं, अपने यूथ के प्राइम ईयर्स एक छोटे से कमरे की 4 दीवारी में गुजार देते हैं, सालों तक अटेम्प्ट्स देते हैं और उन्हें मिलता क्या है? 1% का सिलेक्शन रेट और बेटर लक नेक्स्ट टाइम के कंडोलेंसेस। और ये बचे हुए 99% क्या करते हैं? वापस इसी रेस में लग जाते हैं। कब तक? अपने आखिरी अटेम्प्ट तक। ये कोई करियर चॉइस नहीं है, ये सर्वाइवल का लॉटरी सिस्टम बन चुका है, जिसका साइकिल जब तक खत्म होता है पूरी दुनिया आगे बढ़ चुकी होती है और ये स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं। चैप्टर 2, यूपीएससी की शुरुआत। ओके, मुझे इस वीडियो को सरफेस लेवल पर नहीं रखना है, प्रॉब्लम की जड़ तक जाना है। तो समझना जरूरी होगा कि यूपीएससी जैसे एग्जाम का क्रेज शुरू कैसे हुआ। आज इतने सारे लोग यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए अटेम्प्ट देते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देता है। आपकी बैकग्राउंड कुछ भी क्यों ना हो, यूपीएससी के सामने आप एक समान हो। मेरिट के बेसिस पर पेपर क्लियर करो, इंटरव्यू क्लियर करो और फिर पोजीशन आपकी। लेकिन क्या आपको पता है कि एक जमाने में ये भेदभाव करने का एक टूल हुआ करता था। हमें ऑप्रेस करने के लिए और हमें ऑप्रेस एग्जैक्टली कौन करेगा ये डिसाइड करना सरकारी एग्जाम्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। तब इंडियन सिविल सर्विसेज इंपीरियल सिविल सर्विसेज हुआ करती थी। ये इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बनाया हुआ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। शुरुआती दिनों में इन सर्विसेज में भारतीयों के लिए कोई जगह नहीं थी। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड एस्टैब्लिश किया, जो एक ऐसा सेट ऑफ लेजिस्लेशन था जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने टेरिटरीज को गुड गवर्नेंस के नाम पर बेटर कंट्रोल कर सके।
यानी गुड गवर्नेंस सिर्फ एक नकाब है, असली ऑब्जेक्टिव है टोटल कंट्रोल। इस कोड ने सिविल सर्विसेज के लिए एक नया फ्रेमवर्क तय किया, लेकिन इसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि सिर्फ ब्रिटिश लोग ही हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस ले सकते हैं। इंडियन लोगों के लिए डोर्स पूरी तरह से बंद थे। चाहे कितने भी टैलेंटेड या एजुकेटेड क्यों ना हो, उन्हें सिर्फ क्लर्क्स या फिर लोअर लेवल जॉब्स मिलती थी। लेकिन फिर एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया। 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू पहली बार सिविल सर्विसेज एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव बनाए गए और 1854 के मकौले कमेटी रिकमेंडेशंस के बाद एक नई पॉलिसी आई। इंडियंस भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन कई मुश्किल कंडीशंस के साथ। पहले तो एग्जाम लंदन में हुआ करता था और काफी टफ भी था, जहां पर स्टूडेंट्स को यूरोपियन क्लासिक्स पढ़ने पड़ते थे। यानी गवर्न इंडिया को करना है, लेकिन फिर भी एग्जाम लंदन में जाकर देना पड़ेगा। और तो और यूरोप की स्टडीज इंडिया की स्टडीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। सोचो जरा, उस जमाने में जब एक इंडियन का बॉम्बे से कैलकाटा जाना भी लग्जरी समझा जाता था, तब लंदन जाके एग्जाम देना इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये सारी बातें तब सिर्फ एलीट लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। इन सारे लिमिटेशंस के बावजूद 1863 में एक 21 ईयर ओल्ड इंडियन लड़के ने ये इम्पॉसिबल काम करके दिखाया। सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई, वो पहले इंडियन बने जिन्होंने ICS क्लियर किया। ये मोमेंट सिर्फ एक पर्सनल विक्ट्री नहीं थी, ये एक सिंबल था कि अगर एक इंडियन ये कर सकता है तो और भी कर सकते हैं। यहीं से शुरू हुआ एक नया चैप्टर, जहां इंडियंस ने ग्रेजुअली ICS में अपनी जगह बनाना स्टार्ट किया। लेकिन नंबर्स अभी भी बहुत कम थे, क्योंकि बैरियर सिर्फ डिस्टेंस और पैसे तक लिमिटेड नहीं थे। डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम के कोर में था। ब्रिटिश ऑफिसर्स को हायर सैलरी मिलती थी और इंडियंस को सेम काम करने के लिए लोअर रैंक और फ्यूअर पर्क्स। इंडियंस को इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन से दूर रखा जाता था। याद है ऑब्जेक्टिव क्या था? टोटल कंट्रोल। और अगर इंडियंस के हाथ में कंट्रोल दे दिया तो फिर ब्रिटिशर्स का तो ऑब्जेक्टिव फेल हो जाएगा, राइट? इंडियंस का काम सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करना था, नॉट गिविंग ऑर्डर्स। लेकिन जैसे जैसे ज्यादा इंडियन सिविल सर्विसेज में आने लगे, एक नया रियलाइजेशन भी आने लगा कि अगर गवर्नेंस बदलनी है तो पावर के स्ट्रक्चर को तोड़ना पड़ेगा। इसी थॉट प्रोसेस से सिविल सर्विसेज में एक सिविल वॉर शुरू हो गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस के मॉडरेट्स और रेवोल्यूशनरीज दोनों मानते थे कि ICS जैसा सिस्टम अगर इंडियंस के हाथ में आ जाए तो रियल चेंज पॉसिबल है। फ्रीडम मूवमेंट के लीडर्स गोखले, नेहरू, बोस सब ने कभी ना कभी ICS सिस्टम को क्रिटिसाइज किया था और एक इंडियनाइज सिविल सर्विस की डिमांड की थी। और जब इंडिपेंडेंस मिला तो ये ड्रीम फाइनली रियलिटी बना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके एफर्ट्स के बिना सिविल सर्विसेज सर्वाइव नहीं करती, उन्होंने कहा, अ सिविल सर्वेंट शुड बी लाइक अ स्टील फ्रेम, स्ट्रॉन्ग, इम्पार्शियल एंड लॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी विजन से बना UPSC, एक एग्जाम जो हर इंडियन के लिए खुला हो, जो ना कास्ट देखे, ना पैसा, ना पेडिग्री, सिर्फ मेरिट देखे। चैप्टर 3, पावर का प्रॉब्लम। क्या आपने वो कहावत सुनी है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली? इंपीरियल सिविल सर्विसेज ने UPSC में ट्रांजिशन करने का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि सिविल सर्वेंट्स इंडिया की तरक्की के लिए और इंडियंस की तरक्की के लिए काम करें, अपनी खुद की तरक्की के लिए नहीं। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट जॉब का मतलब था नेशन बिल्डिंग, लेकिन धीरे धीरे ये एक पावर सिंबल बन गया। कलेक्टर बनने का मतलब था कि आपके सामने पूरा शहर क्या, पूरा डिस्ट्रिक्ट झुकेगा। एक गवर्नमेंट ऑफिसर सिर्फ एम्प्लॉय नहीं होता, वो था सरकार। रूरल इंडिया में कलेक्टर साहब का स्टेटस किसी फिल्म स्टार से कम नहीं होता था। पॉलिटिशियन तो हर 5 साल में बदलते हैं, बाबू हमेशा रहते हैं, यहाँ नहीं तो वहाँ, लेकिन जिस भी राज्य में वो रहते वहाँ के राजा बन जाते। और सिर्फ ऑफिसर लेवल की बात नहीं हो रही है, इवन एक रेलवे का TC या फिर पटवारी भी अपने एरिया में VIP बन जाता। शादी के रिश्तों में सरकारी नौकरी होना एक बैज ऑफ ऑनर जैसा था, और ज्यादा दहेज लेने का एक तरीका भी। एक ऑफिसर फैमिली का स्टार बन जाता। ये जो पावर के साथ एस्पिरेशन का कॉम्बो है, उसने एक नई भूख पैदा की जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती गई। कभी कभी सोचने का मन करता है कि हम इंडियंस इतने पावर हंग्री क्यों हैं? जब भी किसी इंडियन के हाथ में पावर आ जाती है तो फिर वो समाज का भला करने से पहले खुद का भला करने की क्यों सोचता है? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बता दीजिए। आज पूरी दुनिया बदल चुकी है। जो अपॉर्चुनिटीज पहले नहीं थी वो आज हैं। ग्लोबलाइजेशन हो गया है, प्राइवेटाइजेशन हो गया है, लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी का क्रेज
कम होता नजर नहीं आ रहा। कोचिंग सेंटर्स तो इतने हो चुके हैं कि जगह कम पड़ रही है। बेसमेंट्स में स्टूडेंट्स को भर भर कर वहां पढ़ाया जा रहा है। कई सारे बड़े बड़े स्टार्टअप्स तो इसी बलबूते पर बनते हैं कि डिमांड इतनी ज्यादा है। आज भी डिस्पाइट द केओस ऑफ मॉडर्न इंडिया इसी ड्रीम का एक अपग्रेडेड वर्जन चल रहा है। क्यों? क्योंकि सबको पावर चाहिए, सबके दिल में अनसर्टेनिटी का डर है, मिडिल क्लास का यही एक होप है, और सोशल मीडिया से सबको डोपामिन मिलता है। इन सारी चीजों ने एग्जाम्स को इंडिया का एक नेशनल ऑब्सेशन बना दिया है। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। नंबर 1, पावर प्लस प्रेस्टीज इज इक्वल टू अल्टीमेट एस्पिरेशन। सरकारी नौकरी आज सिर्फ एक जॉब नहीं होती, ये इज्जत की पहचान होती है, स्पेशली इन स्मॉल टाउन्स और टियर 2 और टियर 3 सिटीज। IAS या IPS बनने का मतलब होता है कि आप सोसाइटी में टॉप पर पहुंच चुके हो। यू आर ऑन द टॉप ऑफ द फूड चेन। रिश्तेदारों का एटीट्यूड चेंज होता है, शादी के प्रपोजल्स की लाइन लग जाती है, घर के अंदर और बाहर सब जगह पर रिस्पेक्ट मिलती है। इवन फैमिली प्रेशर इज डीपली टाइड टू दिस। जब पेरेंट्स आज भी बोलते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, वो बेसिकली बोल रहे हैं कि तुम्हें एक रिस्पेक्टेबल सरकारी कुर्सी चाहिए। इस स्टेटस सिंबल का क्रेज इतना बड़ा है कि यूपीएससी के लिए लोग इंजीनियरिंग और MBBS तक छोड़ देते हैं, क्योंकि एक बात सबको समझ में आ चुकी है कि इस देश में पैसा पावर से बनता है। नंबर 2, द सेफ्टी नेट। प्राइवेट जॉब अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। आजकल ले ऑफ तो रोज की न्यूज बन चुके हैं और इन्फ्लेशन तो बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ये सारे फैक्टर्स एक एवरेज स्टूडेंट को डीमोटिवेट करता है। इस बेचैनी भरी दुनिया में सरकारी जॉब एक मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस बन चुका है। रेज्यूमे नहीं बनाना पड़ता, कोई HR का प्रेशर नहीं, इंग्लिश एक्सेंट का प्रेशर नहीं, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, लाइफ टाइम पेंशन, हेल्थ बेनिफिट्स और जॉब सिक्योरिटी। ऐसा कॉम्बो और किसी भी फील्ड में नहीं मिलता। सरकारी एग्जाम देने वाले कई सारे लोग सिर्फ इसलिए सरकारी एग्जाम देते हैं क्योंकि एक बार एग्जाम क्लियर कर दी, एक बार इंटरव्यू क्लियर कर दिया, फिर उन्हें लाइफ में कुछ करना नहीं पड़ेगा, उन्हें बस एक कुर्सी गर्म करनी होती है। यानी काम न करने का क्रेज इतना ज्यादा है, यानी उन्हें कुछ काम किए बगैर पावर चाहिए। दिस इज द स्टेटस ऑफ आवर सोसाइटी। नंबर 3, द ग्रेट इंडियन इक्वलाइजर। गवर्नमेंट जॉब एक डेमोक्रेटिक ड्रीम बन चुका है। एस्पिरेंट्स बिलीव कि अगर मनोज कुमार शर्मा, जिनके ऊपर 12th फेल मूवी बनाई गई थी, अगर ऐसे लोग कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं। कोचिंग सेंटर्स हर साल नए नए हीरोज क्रिएट करते हैं। YouTube पे टॉपर्स अपनी स्ट्रैटेजी बताते हैं। एक गवर्नमेंट ऑफिसर का साइन पूरे गांव का फ्यूचर बदल सकता है। और ये पावर एडमिनिस्ट्रेटिव होने के साथ साथ इमोशनल भी होती है। जब एक फैमिली में से कोई पहला IAS बनता है तो फिर उसके बाद पूरे गांव का माइंडसेट बदल जाता है। इतनी सारी बातें मिडिल क्लास को एक मैसेज देती हैं कि मेहनत से डेस्टिनी बदली जा सकती है। नंबर 4, सोशल मीडिया हाइप। आजकल UPSC टॉपर्स सेलिब्रिटी होते हैं। उनके इंटरव्यूज को लैक्स ऑफ व्यूज आते हैं, नोट्स वायरल होते हैं और मीम्स भी। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इनको इन्फ्लुएंसर बना के अपने कोर्सेज बेचते हैं। फोल्डेड हैंड्स के साथ नॉर्थ ब्लॉक के सामने फोटो, मोटिवेशनल रील, स्टडी व्लॉग्स, सब कुछ वायरल हो जाता है। और जितने ज्यादा व्यूज आते हैं उतना ही ज्यादा क्रेज बढ़ता है। दिस इज अ फीडबैक लूप कि टॉपर्स बनाते हैं हाइप, हाइप बनाते हैं एस्पिरेंट्स और एस्पिरेंट्स बनाते हैं एक नया मार्केट। ये पूरी प्रोसेस बहुत ही ज्यादा ग्लैमराइज हो चुकी है। एंड इन वन वे आई फील गुड अबाउट इट, क्योंकि ये सारी बातें लोगों को स्टडी करने के लिए एस्पायर करती है। बट ऑन दी अदर हैंड मुझे लगता है कि ये सारी चीजें सेकेंडरी होनी चाहिए। अगर आपको फेम मिल रही है तो फिर सिर्फ उस फेम के पीछे भागते भागते आपको UPSC की एग्जाम नहीं देनी चाहिए। Your work should be primary and everything else should be secondary. It's very important कि आप अगर ऐसे पावरफुल पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप सही वजह से उसके लिए अप्लाई करो, क्योंकि भारत का फ्यूचर आप पर निर्भर होता है। चैप्टर 4, द रियल कॉस्ट। अगर आपने एस्पिरेंट सीरीज देखी होगी तो फिर आपको पता होगा कि हमारे लीड हीरो का तो क्लियर हो जाता है, लेकिन बाकी कैरेक्टर्स का क्या? हम सोचते हैं कि हम ही हमारे कहानी के हीरो हैं, लेकिन हर अभिलाष के पीछे कितने गुरी होते हैं, कितने SK होते हैं, कितनी धैर्य होती है जिनका क्लियर नहीं होता। और इसी वजह से शुरू होता है एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस। UPSC एस्पिरेंट्स दिन के 10-12 घंटे पढ़ाई करते हैं, पूरा दिन एक ही कमरे में पड़े रहते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स से दूर। ना जॉब होती है, ना इनकम, सिर्फ प्रेशर ही प्रेशर। और जब 8-10 सालों तक प्रिपेयर करने के बाद भी कुछ भी हाथ में नहीं लगता, तब इन लोगों के पास बहुत ऑप्शंस नहीं बचते। कुछ स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन वो इस पूरे एक्सपीरियंस को भुला नहीं पाते। इस एक्सपीरियंस के नाइटमेयर्स उन्हें जिंदगी भर सताते रहते हैं। ऑलमोस्ट 7 out of 10 एस्पिरेंट्स को कभी ना कभी एंजाइटी या फिर स्ट्रेस का सामना करना पड़ा है।
एग्जाम क्लियर न कर पाने की वजह से कई एस्पिरेंट्स ने कमिट किया। एक एस्पिरेंट ने अपने नोट में लिखा, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, सॉरी टू माई पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड एवरीवन, I couldn't fulfill the very high hopes. I loved them and nobody is responsible for my death. NCRB के एक 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन लगभग 35 स्टूडेंट्स एग्जाम फेलियर्स के प्रेशर के वजह से अपनी जान ले लेते हैं। ये मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिस्टेमिक फेलियर है। क्योंकि जब एक एस्पिरेंट एक एग्जाम में फेल होता है तो फिर वो अपनी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करने लगता है। उसकी खुद की ही आंखों के सामने वो गिर जाता है। नंबर 2 इज वेस्टेड पोटेंशियल। चलो इस एग्जाम का इकोनॉमिक कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। एक एस्पिरेंट जो अपने घर से दूर जाकर तैयारी करता है उसका हर साल में कितना खर्चा होता होगा? रूम का रेंट 10,000 रुपए पर महीना यानी 1.2 लाख, कोचिंग प्लस नोट्स या फिर टेस्ट सीरीज 1.5 लाख, लिविंग एक्सपेंसेस यानी खाना या फिर डेली नीड्स 8,000 रुपीज पर मंथ यानी 1 लाख रुपीज पर ईयर, टोटल डायरेक्ट खर्चा 3.7 लाख रुपीज पर ईयर। दिस इज ओके राइट? लेकिन अगर किसी ने इसमें 5 साल डेडिकेट कर दिए तो फिर डायरेक्ट कॉस्ट हो जाती है 18 से 20 लाख रुपए। ये तो एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर वो सेम स्टूडेंट 7 लाख रुपए पर एनम की जॉब करता तो फिर 7 lakhs into 5 years is equal to 35 lakhs। यानी अगर टोटल लॉस को कैलकुलेट करें तो फिर हो जाता है 55 लाख रुपीस। और इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 0.1%। ये एग्जाम नहीं, ये 55 लाख का गैम्बल है। नंबर 3, इंडिया का असली ब्रेन ड्रेन। इंडिया के ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स सिर्फ इंडिया के बाहर नहीं जा रहे, कुछ ब्राइट स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मुखर्जी नगर, करोल बाग और ORN जा रहे हैं। कुछ समय पहले मैंने एक न्यूज पढ़ी थी कि IIT के ग्रेजुएट्स भी ग्रुप D लेवल के सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हमारे देश को डॉक्टर्स की जरूरत है लेकिन फिर भी डॉक्टर्स ये एग्जाम देने में बिजी हैं। हमारे देश को अच्छे इंजीनियर्स की जरूरत है लेकिन फिर भी इंजीनियर्स ये एग्जाम देने में व्यस्त हैं। ये सारा इंडियन टैलेंट UPSC के लिए कोचिंग ले रहा है और एग्जाम भी क्लियर नहीं हो रही। यानी जो टैलेंट एक प्रोडक्टिव वर्कफोर्स हो सकता था वो सिर्फ अपना टाइम इन एग्जाम के प्रिपरेशंस में वेस्ट कर रहा है। 42% ग्रेजुएट्स अंडर द एज ऑफ 25 इयर्स अब तक अनएम्प्लॉयड हैं। तो ये लोग कर क्या रहे हैं? सोचो, ये सारा टैलेंट अगर अपनी एनर्जी स्टार्टअप्स क्रिएट करने में, क्लाइमेट सॉल्यूशंस ढूंढने में या फिर गांव में जाकर पढ़ाने में इन्वेस्ट करता तो फिर भारत कहां से कहां पहुंच जाता। फिजूल का एग्जाम प्रिपरेशन ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन फ्रीज है। नंबर 4, शादी का इंश्योरेंस। बहुत सारी लड़कियों के लिए UPSC एक पैशन नहीं, एक शादी से बचने का बैकअप प्लान बन जाता है। I'll explain what I mean। कुछ लड़कियां सोचती हैं कि अगर हमने IAS के प्रिपरेशन के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट किया तो फिर शादी करने में हम थोड़ा डिले कर सकते हैं। आज भी कई इंडियन हाउसहोल्ड्स में ये माना जाता है कि एक महिला को बस घर पर रहना और कुकिंग करना, इतना ही काम करना चाहिए। ऐसे में अगर वो एक गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है तो फिर वहां पर उन्हें एक फ्रीडम दिखती है, एक ग्रोथ का तरीका दिखता है और एक अच्छी लाइफ पाने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखती है। पिछले 20 सालों में महिलाओं का पार्टिसिपेशन 7 गुना बढ़ गया है लेकिन उनका सक्सेस रेट एक्चुअली नीचे गिर रहा है। नंबर 5, द प्रॉब्लम विद कोचिंग टाउन्स। मुखर्जी नगर का मॉडल देख लो। स्लम लाइक कंडीशंस होते हैं जहां कुछ ही किलोमीटर के रेडियस में लाखों एस्पिरेंट्स रहते हैं। कोचिंग इंडस्ट्री का साइज क्या है पता? 3,000 करोड़ रुपीस पर ईयर। किसी ने सच ही कहा है, एजुकेशन दुनिया का इकलौता ऐसा फील्ड है जहां पर आपके कस्टमर के टुवर्ड्स आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी रखने की जरूरत ही नहीं होती। इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद इन सारे कोचिंग सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही सब स्टैंडर्ड होता है। 2024 में एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट लाइब्रेरी में पढ़ने वाले 3 बच्चे इंस्टेंट फ्लडिंग की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस केस की वजह से एक रियलिटी सामने आई कि दिल्ली में पढ़ने वाले कितने एस्पिरेंट्स क्या स्टडी एनवायरनमेंट में पढ़ते रहते हैं। इनफैक्ट ऐसे स्टूडेंट एरियाज में आपको हर तरह के नशे के साधन भी काफी आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, उनको एक नई फ्रीडम मिली हुई होती है और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ये सारी चीजें एडिक्शन के लिए एक सही एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। ये कोचिंग वाले जो शहर होते हैं वो एक्चुअली एक अच्छे इनोवेशन हब बन सकते थे लेकिन ये एक क्रैम कल्चर के कैपिटल बन चुके हैं। नंबर 6, द ब्रोकन सिस्टम। मान लो कि तुमने एग्जाम क्लियर कर दिया, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, तो फिर आपको मिलता क्या है? एक एक्चुअल चेंज करने का मौका? बिल्कुल नहीं। पहले 5 से 7 साल तो पेपर वर्क, रिपोर्टिंग और ट्रांसफर ही मिलती हैं। रियल डिसीजंस तो सीनियर्स और नेता लोग ही लेते हैं। हर 2 साल में आपको ट्रांसफर मिलती है। पॉलिटिकल प्रेशर, इंटरफियरेंस और फ्रस्ट्रेशन ही मिलता है। इनफैक्ट कई ऑफिसर्स सर्विस ज्वाइन करने के कुछ ही सालों बाद
क्विट कर देते हैं। काफी लोग कॉर्पोरेट जॉब या फिर पॉलिटिक्स में चले जाते हैं या फिर इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, जिससे एक वेकेंसी क्राइसिस शुरू हो जाता है। अच्छे लोग जो अच्छा काम करना चाहते थे वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं और कहते हैं हम सिस्टम को चेंज करने आए थे, सिस्टम ने ही हमें चेंज कर दिया। अच्छे सिविल सर्वेंट्स को सिर्फ रेड टेप और बर्नआउट ही मिलता है। भारत का सबसे होनहार यूथ 55 लाख 5 साल और अपना मेंटल पीस जला देता है एक ऐसे सपने के लिए जो शायद रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। चैप्टर 5 द वे फॉरवर्ड। चलिए सॉल्यूशंस की बात करते हैं। नंबर 1 इज करियर काउंसलिंग। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स को भी करियर काउंसलिंग की सख्त जरूरत है। ये करियर काउंसलिंग हर स्कूल में, हर कॉलेज में और हर कोचिंग सेंटर में मैंडेटरी होना चाहिए। सिर्फ 5 करियर ऑप्शंस रिपीट करने से स्टूडेंट्स अपने पोटेंशियल का स्कोप ही खो देते हैं। स्टूडेंट्स के सामने क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं ये उन्हें पता ही नहीं होता, और जब तक पता चल जाता है तब तक वो 35 के हो गए होते हैं। हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट एग्जाम, डॉक्टर या इंजीनियर सिर्फ इतने ही ऑप्शंस नहीं होते। पॉलिसी रिसर्च भी एक करियर ऑप्शन है, डेटा एनालिसिस एक करियर ऑप्शन है, सोशल इम्पैक्ट रिलेटेड बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स को गाइडेंस मिलनी चाहिए। तब जाके प्रेशर डाइवर्सिफाई होगा और चॉइसेस बेटर होंगी। नंबर 2 इज कोचिंग को रेगुलेट करो। जहां हजारों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हों वहां फायर सेफ्टी, वेंटिलेशन, मेंटल हेल्थ एक्सेस तो बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। और अगर ये 3000 करोड़ पर ईयर इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो आई फील ये सारी चीजें वो अफोर्ड कर सकते हैं। कोचिंग सेंटर्स के लाइसेंसेस होने चाहिए और उन्हें ऑडिट किया जाना चाहिए। कोटा और मुखर्जी नगर जैसी जगहें क्लस्टर्स बन चुकी हैं, ये एक नेशनल इमरजेंसी की तरह ट्रीट होनी चाहिए। नंबर 3 यूपीएससी को ट्रांसपेरेंट बनना ही होगा। यूपीएससी को अपने सिलेक्शन ट्रेंड्स, सक्सेस रेशियोज और अटेम्प्ट वाइज डेटा पब्लिक करना चाहिए। किस एजुकेशनल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, उन्हें कितने एवरेज अटेम्प्ट्स देने पड़ते हैं और फेलियर के पैटर्न्स क्या होते हैं, ये सारा डेटा अगर फ्यूचर एस्पिरेंट्स के सामने हो तो फिर वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। ये सारा डेटा एस्पिरेंट्स के लिए एक रियलिटी चेक बन सकता है जो कोचिंग के स्कैम से बचने में उनकी हेल्प करेगा। नंबर 4 द एग्जाम फॉर्मेट। यूपीएससी के सिलेबस और फॉर्मेट पर भी सवाल उठने चाहिए। हमें ये सोचने की जरूरत है कि अगर हम अच्छे फ्यूचर लीडर्स बना रहे हैं तो फिर हमारे शहर डेवलप क्यों नहीं हो रहे, हमारे शहर में आज भी इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों हैं, क्या हम आज भी मेमोरी बेस्ड एग्जाम को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। हमें एक्चुअल में फ्यूचर के लीडर्स बनाने हैं, तो क्या हमारा एग्जाम लेने का फॉर्मेट भी वैसा ही नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम इस तरह से होनी चाहिए जिससे एक स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी एम्पैथी, उनके इनोवेशन को मेजर किया जाए। ये सारी बातें अगर हम कर पाएं तो हम एक्चुअल में भारत के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अच्छे लीडर्स बना सकते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कई सारे स्टूडेंट्स को मेंटल स्ट्रेस से बचा सकते हैं, उनके 5 साल बचा सकते हैं। वही 5 साल वो स्टूडेंट्स कहीं और प्रोडक्टिवली इन्वेस्ट कर सकते हैं। Right now I feel the biggest problem with every government exam and every government position is कि लोग गलत रीजन के लिए वहां पर आना चाहते हैं। लोग पावर चाहते हैं क्योंकि लोगों के लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ एक कुर्सी है। भारत को सिविल सर्वेंट से ज्यादा सिविल थिंकर्स चाहिए जो किसी भी फील्ड में जाएं वहां बदलाव ला पाएं। हो सकता है कि ये वीडियो वो स्टूडेंट्स देख रहे हों जिनका यूपीएससी क्लियर नहीं हो रहा। देन लेट मी टेल यू अ फैक्ट कि जस्ट बिकॉज आपका एक एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा आप फेलियर नहीं हो। आपने आपके 3 साल डिसिप्लिन, सेल्फ अवेयरनेस और सैक्रिफाइस में इन्वेस्ट किए हैं। ये सारे क्वालिटीज जो होते हैं वो आपके किसी भी करियर में काम आएंगे, क्योंकि देश सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करने से नहीं बनता। देश तब बनता है जब हर कोई अपने एरिया में बेस्ट देना चाहता हो। ये समझना भारत के यूथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम देना एक सफर है, मंजिल नहीं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि इस पूरे वीडियो में कौन से पॉइंट्स हैं जो मैंने मिस कर दिए। कमेंट्स में बात करते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम देना गलत नहीं होता, गलत रीजंस के लिए एग्जाम देना गलत होता है और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।